साथियों नमस्कार। रीट लेवल 2 साइंस को पढ़ रहे हैं अपन मेन एग्जाम के लिए। इसके तहत अपना जो दूसरा टॉपिक है उसका जो दूसरी यूनिट है केमिस्ट्री की, उसका लास्ट टॉपिक है आज रासायनिक सूत्र। केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एग्जाम में शायद सीधा सीधा आ सकता है, कोई शब्द दिया जाएगा और उसका आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा। देखो, आणविक यौगिकों के संगठन तत्वों को एक सूत्र के रूप में लिखना। यौगिक है, कंपाउंड है, आपको बताया था कंपाउंड क्या चीज होती है। उसके जितने भी तत्व हैं, किसी यौगिक में जो तत्व हैं, जितने तत्व हैं, उनको एक सूत्र के रूप में लिखना, एक साथ लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना है कि आपको उस यौगिक के अंदर उपस्थित तत्व जो भी हैं उन तत्वों का प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का C है, मैग्नीशियम का Mg है, नाइट्रोजन का N होता है, पोटेशियम का K होता है। ये क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह सिंबल हैं और ये लगभग सबको पता ही होते हैं ये। दूसरी बात, इसके साथ साथ में उस तत्व की संयोजकता का भी पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर संयोजकता क्या है? इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। संयोजकता का मतलब किसी तत्व की संयोजन क्षमता, किसी दूसरे से बैलेंस करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, वैलेंसी कितनी है, उसको बोलते हैं संयोजकता। अब किसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयुक्त होकर क्या करेंगे? रासायनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। कोई एक तत्व है, उसके परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयुक्त होकर क्या करेंगे? रासायनिक यौगिक बनाते हैं। अब ये जो आयन बनेंगे, जो यौगिक बनेंगे, उनके अंदर संयोजकता एक भी हो सकती है, दो संयोजकता वाले भी हो सकते हैं, तीन संयोजकता वाले भी हो सकते हैं, बहु संयोजकता वाले भी आयन हो सकते हैं। पहले कुछ एक उदाहरण देखते हैं, आपको ध्यान में आएगा। सबसे पहले देखते हैं एक संयोजकता वाले आयन। एक संयोजकता में ऐसे आयन जो सिंपल हैं, सरल हैं, जिनमें परमाणु केवल एक ही परमाणु से बने हुए हैं, और ऐसे जो हैं तो एक संयोजकता वाले पर उसमें कई परमाणु हैं। ठीक है, देखो सोडियम के ऊपर एक संयोजकता है, प्लस लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक है ये। पोटेशियम की संयोजकता एक होती है प्लस में, सिल्वर की संयोजकता एक होती है। ये आयन है। आयन का मतलब या तो प्लस लगा होगा उसके ऊपर या माइनस लगा होगा, मतलब या तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन को खो दिया, तो इलेक्ट्रॉन खो दिया इसका मतलब उसके ऊपर क्या आवेश बढ़ गया? धनात्मक आवेश बढ़ गया। या उसने किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर क्या बढ़ गया? ऋणात्मक आवेश बढ़ गया। तो ये जितने भी जो हैं आयन, इन्होंने क्या किया? या तो प्लस दे दिया या माइनस दे दिया या माइनस ले लिया, या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया या इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका मतलब इनके ऊपर धनात्मक आवेश है, और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका मतलब उसके ऊपर क्या है? ऋणात्मक आवेश है। तो सोडियम क्या करता है? अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसके ऊपर धनात्मक आवेश है। इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, एक है आवेश। सिल्वर के ऊपर एक है, कॉपर के ऊपर Cu+। अब देखो, कॉपर के ऊपर स्टार इसलिए लगाया कि कॉपर Cu+2 भी होता है। तो कुछ आयन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की संयोजकता रखते हैं। तो कॉपर एक संयोजकता भी रखता है, तो कॉपर दो संयोजकता भी रखता है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, हाइड्राइड के ऊपर -1 है, क्लोराइड के ऊपर -1 है, ब्रोमाइड के ऊपर -1 है, आयोडाइड के ऊपर -1 है। एकल संयोजकता वाले। इधर देखो, है तो एकल संयोजकता वाले पर बहु परमाणु के। NH4, अमोनिया, OH, मतलब O भी है, H भी है, यहां पर, यहां N भी है, H भी है। तो है तो एकल संयोजकता, संयोजकता तो उसकी एक ही है, परंतु यहां पर परमाणु दो प्रकार के हो गए ना, एक N प्रकार का, ये H प्रकार का एक। इधर देखो नाइट्रेट, ये N और O। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO, तीन प्रकार के हो गए। नाइट्राइट में NO।
इस प्रकार के जो हैं इसमें देखो CH3 COO के अंदर एसीटेट के अंदर C है, H है, C है, O है, O है। परमैंगनेट साइनाइड M है, N है, O है, 4 है। तो ये क्या है, बहु परमाणुक एक संयोजकता वाले आयन है। इसी प्रकार से दो संयोजकता वाले मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2। अब आयरन के ऊपर भी लगा हुआ है ये। इसी प्रकार से कॉपर, देखो अभी ऊपर वाले में कॉपर की संयोजकता एक थी, यहाँ क्या हो गई 2। तो कॉपर एक संयोजकता के रूप में भी रहता है, दो संयोजकता के रूप में भी रहता है। ऑक्साइड 2 है, सल्फाइड -2 है, बेरियम +2 है, मैग्नीज +2 है, मर्क्यूरिक +2 है, स्टेनस +2 है, लेड +2 है। इसी प्रकार से इसमें बहुपरमाणुक में कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ये सब आ गया। त्रिसंयोजकता वाले में देखो एल्यूमिनियम +3, आयरन +3। अब आयरन इधर स्टार इसलिए लगाया कि आयरन पर देखो यहाँ पर डबल भी है, Fe+2 यहाँ भी, और ये भी क्या है Fe+3। फेरिक, नाइट्राइट है, क्रोमियम है, फेरिक है, फॉस्फाइड है। इसमें बहुपरमाणुक में देखो फॉस्फेट है, बोरेट है, और बहुसंयोजक के अंदर स्टेनिक में 4 संयोजकता है, आर्सेनिक की 5 संयोजकता है। इस प्रकार से विभिन्न आयन की संयोजकता है। अब बात आपके ये भी खटक रही होगी, सर आयन वास्तव में क्या कहते हैं? आयन को तो थोड़ा सा क्लियर करो। आयन का मतलब परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर कर आवेशित हो जाता है। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनका उसने त्याग कर दिया या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो उसके कारण से वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। इस आवेशित कणों को क्या बोलते हैं? आयन बोला जाता है। ये आयन दो प्रकार के हैं, एक धनायन है, एक ऋणायन। धनायन कब बनेगा भाई? धनायन कब बनेगा? जब उसमें से ऋणायन निकल जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या बन गया? धन आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से क्या बन गया? ऋणायन बन गया। अब जब कोई चीज निकल गई तो उसका आकार अपने संगत परमाणु से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो एक तो सोडियम है और एक Na+ है, तो इसमें आकार की बात करें तो यहां पर इसका आकार कम होगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ये आकार में बड़ा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और सामान्यतः धातु परमाणु क्या बनाते हैं? धन आयन का निर्माण करते हैं। अधातु परमाणु किसका निर्माण करते हैं? ऋण आयन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन में ये थोड़ा अंतर हो गया। जैसे यहां पर पीछे देखो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। यहां पर नाइट्राइट की 3 है, फॉस्फेट की 3 है। ये क्या है इसके ऊपर? ये आवेश है ना, ये इसकी संयोजकता को बताते हैं, दर्शाते हैं। अब रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम है। देखो, पहले आयन की संयोजकता संतुलित हो, रासायनिक सूत्र लिखते समय ध्यान रखना है। दूसरा, जब यौगिक धातु व अधातु के संयोग से बने हो, मतलब यौगिक में एक धातु और एक क्या हो? अधातु हो, तो आप लिखते समय धातु को बाएं तरफ या पहले और अधातु को दाएं तरफ या बाद में लिखेंगे। जैसे यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca धातु है और O क्या है? अधातु है, इसलिए उसको CaO लिखा। NaCl के अंदर ये धातु अधातु, CuO के अंदर धातु अधातु, आयरन सल्फेट के अंदर आपके FeS के अंदर धातु अधातु। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अगला, अगर अपन बहुपरमाणुक आयन की संख्या या बहुपरमाणुक आयन के साथ में बना रहे हैं रासायनिक सूत्र, तो ये ध्यान रखना है कि अगर बहुपरमाणु की संख्या 1 से ज्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में बहुपरमाणु को कोष्टक में लिखकर उसके बाद में जितनी संख्या के होते हैं उतने हिसाब से लगाया जाता है। जैसे MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिखा तो यहां पर OH के साथ में 2 लगेंगे, तो ये 2 कोष्टक में लगाना है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे OH2 ऐसे नहीं लिखते। इसके लिए क्या करेंगे? इसको कोष्टक में लगाकर 2 संख्या बाद में लिखते हैं। कोष्टक में लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये पता लगा कि कोष्टक में लिखने वाली चीज क्या है? बहुपरमाणुक आयन है। आगे, सूत्र लिखते समय सबसे पहले तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं। संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। अब बात आती है अणुसूत्र क्या होता है? तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन जो किसी तत्व या यौगिक के अणु को प्रदर्शित करता है अणुसूत्र कहलाता है। जैसे यहां पर H के 2 परमाणु है, O के 2 परमाणु है, H2O2 लिखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा यहां पर। ठीक है, अब ये इसका अणुसूत्र हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसी प्रकार से जल का अणुसूत्र हो गया H2O, मतलब इसके अंदर H के 2 परमाणु है, O का 1 परमाणु है।
अब आपको अगर इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना हो तो H2 का अपन H2O ही लिखेंगे कि उसका इसका और सरल रूप नहीं कर सकते अपन। लेकिन H2O2 का और सरल रूप किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर H के 2 हैं, O के 2 हैं, तो इसको अनुपात में ले तो ये मतलब 1:1 है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं HO। तो HO लिखा ना, इसका मतलब ये HO के रूप में क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र है। तो अगर किसी अणु सूत्र का सरलतम रूप लिखे ना, वो क्या हो जाएगा, उसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब उदाहरण देखो कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, दो चीजें हैं यहां पर, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप सबसे पहले लिख लो, ये आपने लिखा H और ये लिख लिया आपने क्लोराइड, क्योंकि आपको प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए वो हाइड्रोजन का और क्लोराइड का। 2 नंबर पर आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। और इसके नीचे लिख दो, आपको पता है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, आपको पता है क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। क्या लिखा आपने, सबसे पहले HCl लिखा, आपको पता है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, आपको पता है क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। अब इसको क्रॉस कर दो। अब सूत्र लिखते समय सबसे पहले H को लिखोगे तो इस संयोजकता का ध्यान में रखोगे। तो H के लिए H लिखा, H1, और Cl के लिए भी 1 है तो इसलिए Cl भी 1। दोनों में 1 1 है तो 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, HCl लिखा गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। 2 नंबर पर है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लिखा पहले मैंने, हाइड्रोजन लिखा, फिर मैंने सल्फाइड लिखा। अब मुझे पता हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, सल्फाइड की संयोजकता 2 है। ठीक है, लिख दिया इनके नीचे, क्रॉस करूं यहां पे। तो सूत्र बनाते समय इधर H के सामने 2 आ रहा है तो H2 और फिर लिख दिया S, H2S आ गया, HS2 नहीं आएगा। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन लिखा, टेट्राक्लोराइड लिखा, Cl लिखा, क्लोराइड है। ठीक है। अब यहां पर देखो C, कार्बन की 4 होती है, क्लोराइड की कितनी होती है, 1 होती है। क्रॉस करेंगे तो C के साथ 1 आ गया, क्लोराइड के साथ 4 आ गया, CCl4 आ गया। हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों की 1 1 होती है, HF आ गया। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम लिखा, क्लोराइड लिखा, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, क्लोराइड की संयोजकता 1 है, क्रॉस कर दो तो Ca के साथ 1 आ जाएगा और Cl2 आ जाएगा, CaCl2। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर CaO। ठीक है, CaO, यहां 2 लिखा और यहां 2 माइनस लिखा। ठीक है, क्रॉस कर दो तो पहले Ca2 आ जाएगा, फिर O2 आ जाएगा। अब दोनों में 2 2 है, सरलतम रूप में अपन CaO लिख सकते हैं। ये एक तरीके से ये मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। ऐसे MgCl2 सेम कर सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको प्रैक्टिस करनी है। बेरियम सल्फेट, अब देखो बेरियम लिखा Ba, सल्फेट का SO4 लिखा। अब SO4 क्या है, बहुपरमाणविक है, दो संयोजकता युक्त। बेरियम भी एक संयोजकता युक्त है, तो यहां पर दो संयोजकता युक्त है, पर सरल है, सिंपल है, ये 2 2 है। अब क्रॉस किया तो Ba के साथ 2 लिखा और फिर SO4 अपने को पता है बहुपरमाणविक है, इसलिए अपन ने SO4 को किस में लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया। तो इसका सूत्र बन जाएगा BaSO4 2। सरल रूप इसका लिखें तो देखो यहां पर इसको Ba, दोनों में 2 2 है तो दोनों का 1 1 आ जाएगा, BaSO4 लिखा। अब 1 लिखा ना, एक SO4 लिखा, इसको कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है। पहले बताया था कि 1 से अधिक हो तब अपन बहुपरमाणविक को क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। इसी प्रकार से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रैक्टिस कर सकते हो इनके लिए। सोडियम नाइट्रेट प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर, NaNO3। एल्यूमिनियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, खुद को प्रैक्टिस करनी है आपको। ये नाम लिखो ऊपर वाला, फिर नीचे खुद बनाओ सूत्र। अमोनियम सल्फेट है, अब देखो अमोनियम सल्फेट के अंदर NH4SO4, तो यहाँ पर SO4 एक ही है तो इसको कोष्टक में नहीं लिखा, NH4 यहाँ पर 2 हैं, कोष्टक में लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में लिख दिया, OH के बाद में लिखा कोष्टक में। सोडियम सल्फेट,
Na2SO4, सीधे सीधे कई नाम से पता चलता है। पूछ ले अगला, ये सूत्र दे दे और इसका नाम क्या है। तो ये Al का मतलब एल्यूमिनियम, SO4 का मतलब सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। Ca का मतलब कैल्शियम, Cl2 का मतलब क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड। KSO4 का मतलब है पोटेशियम सल्फेट। KNO3 का मतलब है पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। H2S अणु में कितने एटम हैं? अब एटम की संख्या पूछी जा सकती है, क्योंकि आप अणुसूत्र लिखते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सूत्र के अंदर एटम कितने हैं ये पता चल जाता है। तो H2S के अंदर लिखा अपन ने, मान लो तो H के कितने एटम है? 2 एटम। S के कितना है? 1 एटम। कुल एटम कितने हैं इसमें? 3। PO4 3- के अंदर एटम पूछे तो एटम का पूछे तो इसका मतलब संयोजकता पर दिमाग नहीं रखना है। आपको पता है फॉस्फोरस का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, मिलाकर कितने हुए? 5 एटम हो गए। अब कुछ होती है परिवर्तनशील संयोजकता। कुछ तत्वों की संयोजकता निश्चित नहीं होकर परिवर्तनशील होती है, इसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है, 2 भी होती है। पारा है, उसकी संयोजकता 1 भी होती है, 4 भी होती है। टिन है, उसकी संयोजकता 2 भी है, आपके 4 भी है। लो है, उसकी संयोजकता 2 भी है, 3 भी है। फॉस्फोरस की संयोजकता 2 भी है, 5 भी है। लेड की संयोजकता 2 भी है, 4 भी है। इस प्रकार से ये एक सरल सा टॉपिक है। आपको कई प्रकार के सूत्र बनाकर प्रैक्टिस कर लेनी है। 10-5 पर प्रैक्टिस कर लोगे, आपको सूत्र लिखना आ जाएगा। कोई विशेष भारी टॉपिक नहीं है। तीसरा टॉपिक अपन, अब तक देखो अपन ने जो जितने वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो के अंदर आपके ये 9वीं की जो केमिस्ट्री है उसको लेने का प्रयास किया गया है, चाहे वो NCERT है चाहे RBSC है। अब जो वीडियो बनेंगे वो 10वीं की केमिस्ट्री से बढ़ने की कोशिश रहेगी, जिसमें आपके 3 टॉपिक पढ़े हैं अभी रसायन विज्ञान के, तो उनके करीबन 3-3 4-4 वीडियो एक टॉपिक के बनेंगे। तो अभी 8-9 वीडियो हैं वो आपके केमिस्ट्री के आएंगे, फिर अपन बायोलॉजी, फिर अपन फिजिक्स को करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।